सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स के पास ईवीएस सब्जेक्ट है, यानी इन्वायरमेंटल साइंस है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस बुक को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस बुक को सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है, यानी जो इन्वायरमेंटल साइंस की बुक है। इसमें जो आपकी यूनिट 4 है जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। तो आज की इस वीडियो में इस पूरी यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, एंड इसके अलावा इसकी जो बाकी यूनिट्स हैं उसका लिंक मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहो तो उन तीनों वीडियो को ईजिली वॉच कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो। एंड इसके अलावा एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन एरिया से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी जो आपकी यूनिट 4 है उसमें हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और किन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेट कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें उसके आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं इस पूरी वीडियो का एक कंक्लूज़न बताऊं, या इस पूरे यूनिट का एक कंक्लूज़न बताऊं कि आपको इन पूरे यूनिट में क्या समझना है, इस पूरी वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा, तो इसमें बेसिकली आपको समझना है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रदूषण के बारे में हमें पढ़ना है। आखिर प्रदूषण होता क्या है और हम इसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर किस तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ टॉपिक्स को समझना है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रदूषण के बारे में, तो प्रदूषण के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इस तरीके से शॉर्ट नोट आते हैं इस पर, तो आपको एक्सप्लेन करना होता है। एंड इसके अलावा आखिर ये जो प्रदूषण हो रहे हैं, जो पोल्यूशन है, इसके कौन कौन से रीजन्स हैं उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर हमने इसके रीजन्स के बारे में बात की है, तो आखिर ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन है, यानी कि नियंत्रण, इसके नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में जानने को मिलेगा। एंड इसके अलावा और दो टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, यमुना नदी की जो जल प्रदूषण है उसके क्या क्या रीजन्स हैं, इसके बारे में आपसे अलग से पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा गंगा एक्शन प्लान, अब ये जो यमुना नदी, ये जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए सरकार द्वारा जो एक्शन लिए गए, गंगा एक्शन प्लान, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो बेसिकली जो मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है, और इन्हीं टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और इसके अलावा इसकी जो PDF का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर प्रदूषण होता क्या है, व्हाट इज़ पॉल्यूशन। तो देखिए, वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन, जो चेंजेस होते हैं, जिनसे मानव और अन्य जितने भी जीव जंतु होते हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं आखिर प्रदूषक क्या होते हैं। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। अगर मैं हमारे जो इन्वायरमेंट में जो प्रदूषक हैं उनके अगर एग्जाम्पल की बात करूं, तो वह हैं धुआं, धूल, अपशिष्ट और गैस। ये सभी प्रदूषक के एग्जाम्पल हैं। और जो प्रदूषक होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट, यानी जो वातावरण होता है उसे प्रदूषित करते हैं। और जो प्रदूषक होते हैं ये हमारे वातावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, डेंजर होते हैं, क्योंकि इन प्रदूषक के वजह से ही प्रदूषण होता है, यानी पॉल्यूशन होता है, जिनसे मानव और जितने भी जो जीव जंतु होते हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे हम बीमार होते हैं, जिससे जितने भी जो मानव और जो जीव जंतु हैं उन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर मैं बात करूं जो प्रदूषण है उसे हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसे बेसिकली हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले आता है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो इसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन चारों कैटेगरीज को और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आखिर जल प्रदूषण होता क्या है। तो देखिए, उसमें जो मैंने आपको प्रदूषण की डेफिनेशन लिखाई थी उसमें सेम अब आपको इसमें सिर्फ जल को लिखना है। तो जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन,
जो मानव और अन्य जो जीव जंतु है उन पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, यानी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। अब जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो इन जो जल प्रदूषण है उनसे हैजा, टाइफाइड, पीलिया और दस्त जैसी जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। अब अगर हम बात करें कि जो जल प्रदूषण है उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषण फैलता है, तो इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें जो पहली कैटेगरी होगी हमारी वो है मानव जनित कारण, यानी कि हमारे द्वारा जो प्रदूषण किया जा रहा है उसके कौन कौन से रीजंस हैं। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि प्राकृतिक कारण हैं, यानी कि नेचर के द्वारा जो पॉल्यूशन फैलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। अगर हम बात करें मानव जनित कारण के बारे के अंदर, तो इसके अंदर हम इसे 4 कैटेगरी में टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहले आता है घरेलू अपशिष्ट, सेकंड नंबर पे आता है औद्योगिक अपशिष्ट, थर्ड नंबर पे आता है कृषि अपशिष्ट एंड लास्ट है सांस्कृतिक गतिविधियाँ। अगर प्राकृतिक कारण की बात करें तो वो है मृदा अपरदन, भूस्खलन, जीवों के सड़ने से और अम्लीय वर्षा। तो चलिए इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जल प्रदूषण के जो मानव जनित कारण हैं उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर हम जल प्रदूषण के जो मानव जनित कारण हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है घरेलू अपशिष्ट। तो इसमें देखिए जो भी हमारे घर से जो कचरा निकलता है, जो भी रसोई घर से जो कचरा निकलता है, जैसे राख, कूड़ा करकट, जो फल सब्जियां होती है जो अपमार्जनक होते हैं, या कपड़े के जो टुकड़े होते हैं, और जो भी जो गंदा जल होता है उन्हें हम अपनी नालियों में फेंक देते हैं। लेकिन ये जो नालियाँ होती हैं ये आगे जाके जो नदियाँ होती है उनसे कनेक्ट होती है। तो यानी कि नालियों का जो गंदा कचरा है वो जाता है नदियों में, जिससे क्या होता है जो हमारी नदियाँ हैं वो प्रदूषित हो जाती हैं। इसी की वजह से नदियाँ प्रदूषित होती है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है घरेलू अपशिष्ट। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कृषि अपशिष्ट। तो देखिए जो जितने भी जो खेतों में इस्तेमाल होने वाले जो हानिकारक जो रसायन होते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं या कीटनाशक जो दवाइयाँ होती है, इनसे क्या होता है जो भूमि होती है उन पे जाता है, और इससे प्रॉब्लम क्या आती है, जो भूमजल है वो प्रदूषित हो जाता है। एंड इसके अलावा अब भूमि पे जो जितने भी जो हानिकारक रसायन गए हैं, जब बारिश आती है तो उनसे क्या होता है, बारिश से जो जितने भी रसायन होते हैं वो बारिश से बह के नदियों में पहुंच जाते हैं, जिससे कि नदी प्रदूषित हो जाती है। तो इस तरीके से जल प्रदूषण होता है। ये मैंने आपको बताया घरेलू अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट के अंदर क्या आता है, इसके अंदर जितने भी जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जितने भी जो उद्योग होते हैं, उसमें जो वस्तुओं के उत्पादन के बाद जो भी अनुपयुक्त पदार्थ बच जाता है, यानी जो भी कूड़ा करकट जो होता है वो बच जाता है, उसे कुछ इस तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हो, नदियों में बिना फर्टिलाइज़र किए इसमें डाल दिया जाता है। और जिस तरीके से जो हमारी नदियाँ हैं वो गंदी हो जाती हैं, वो प्रदूषित हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा जी। जो हमारे द्वारा नदियों में जो भी पूजा पाठ किया जाता है, जो भी मूर्तियाँ विसर्जित की जाती हैं, इनसे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। इन सभी टॉपिक्स को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये आपको समझना और आसान होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मृदा प्रदूषण के माफ़ी चाहता हूँ जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों के बारे में, उनके जो स्रोत हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो है मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का खिसकना। तो मृदा अपरदन का अर्थ होता है मृदा का कटाव या बहाव या मृदा का बहना। इसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो नदियों को प्रदूषित कर जाती है, जिससे जल प्रदूषण होता है, जो कि एक प्राकृतिक कारण है, क्योंकि हमारे द्वारा नहीं किया जाता है, जो नेचर है उसके द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है भूस्खलन। तो भूस्खलन की वजह से मृदा अपरदन होता है। जो पहाड़ पे जो जितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं और वो नदियों को प्रदूषित करते हैं, नदियों में गिर जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी नदी है वो प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीवों के सड़ने से, तो जैसे अगर एग्जांपल की बात करूँ, जो पेड़ों की पत्तियाँ होती है या जितने भी जो सड़े गले जो जीव जाते हैं, जो मर जाते हैं, उनके जो अवशेष बचते हैं, या जीवों के जो मलमूत्र होते हैं, उनसे भी जो जल प्रदूषण है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा, तो हवा में उपस्थित जितने भी जो धूलकण होते हैं या हानिकारक गैसें होती हैं, एग्जाम्पल की बात करूँ तो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो गैसेज होती हैं ये वर्षा में मिलकर वर्षा का जो जल है उसको प्रदूषित करती है, जिससे कि अम्लीय वर्षा होती है, जिसमें एसिड होता है। और अम्लीय वर्षा से क्या होता है, जितने भी जो जीव जंतु हैं उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
और उनसे कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यमुना नदी जो है वो इतनी गंदी कैसे हो गई, उसके रीजंस क्या क्या हैं और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो देखिए, यमुना नदी गंदी हो रही है, इसका मतलब है जल प्रदूषण हो रहा है, और जल प्रदूषण के रीज़न तो सेम रहेंगे जो कि हम अभी डिस्कस करके आए हैं। तो इसमें हम जानेंगे जल प्रदूषण के क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, अब उनके प्रभाव को समझेंगे। तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और दिल्ली से बहती हुई यूपी यानी जो उत्तर प्रदेश है उसके इलाहाबाद में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। यमुना नदी को धार्मिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है। और अब अगर हम बात करें, जो दिल्ली महानगर है वो यमुना नदी का सबसे बड़ा प्रदूषक करता है। यानी अगर हम बात करें जो जल प्रदूषण हो रहा है, जो यमुना नदी में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण करता है वो कौन है? दिल्ली है। यानी कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है, यमुना नदी का जो प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। अदर स्टेट्स में इतनी ज़्यादा बुरी हालत नहीं है जितने दिल्ली में है। दिल्ली में जो जल प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं जल प्रदूषण के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, उनको समझ लेते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है जलीय जीवन पर प्रभाव। यानी सिंपल सी बात है, जो जल प्रदूषण हो रहा है, जो नदी प्रदूषित हो रही है, उससे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो जलीय जीव को पड़ता है। जो जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में, तो यमुना नदी का प्रदूषण पानी पीने से जो मनुष्य होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे दस्त, पीलिया और हैजा। इसके अलावा जो हमारा पर्यावरण है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो यमुना नदी को प्रदूषण से जो हमारा पानी है, जो हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचता है, जाहिर सी बात है। और जो वातावरण है उसमें असंतुलन पैदा होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यमुना नदी के प्रदूषण को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, यानी उसके निवारण क्या है, उसके क्या उपाय हैं। तो देखिए, जो रीज़न थे जो मैंने आपको बताया जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ोगे तो वहीं आपको सॉल्यूशन देते हैं। रीज़न वो है और उसके सॉल्यूशन भी उसी में छुपे हुए हैं। अगर आप देखो तो मैंने उसमें बताया था कि किसान द्वारा जो रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करते हैं जिससे कि जल प्रदूषण होता है, तो सिंपल सी बात है, जो रासायनिक उर्वरक है उनको सीमित मात्रा में उपयोग किया जाए और सीमित सिंचाई की जाए, जिससे जल प्रदूषण है वो कम होगा। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्टों का निपटारा, यानी जितने भी जो हमारे औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं वो बिना उसको फिल्टर किए डायरेक्ट उसे नदियों में बहा देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। तो जितने भी जो उद्योग होते हैं उनको पहले उसे फर्टिलाइज़र करना चाहिए, उन्हें साफ़ करना चाहिए, उसके बाद उसे नदी में बहा दो, जिससे कि जो जल प्रदूषण है वो कम होगा। इसके अलावा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नदी और जो नालियाँ हैं उनमें नियमित सफाई से, क्योंकि लंबे टाइम तक सफाई ना करने से जो कचरा होता है ज़्यादा भर जाता है और जिससे बीमारियाँ उत्पन्न होती है और जल प्रदूषण होता है। तो हमें रेगुलरली साफ़ सफाई करनी चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या भी इसका एक बिगेस्ट रीज़न है, क्योंकि रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है। इसके अलावा जो घरेलू अपशिष्ट है उसका निपटारा करके हम जो यमुना नदी को जो प्रदूषण है उससे बचा सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गंगा एक्शन प्लान के बारे में। अक्सर आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको कह देते हैं, एग्ज़ाम में टिप्पणी लिखने के लिए कह देते हैं गंगा एक्शन प्लान पे एक टिप्पणी लिखिए। तो इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले एक इंट्रो लिखोगे, बीच में अगर आपके पास कुछ डायग्राम्स है तो डायग्राम्स जरूर से बनाइए, ड्राइंग्स जरूर से बनाइए, एंड एट द एंड आप कंक्लूजन जरूर से लिखिए, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमने एक इंट्रो दिया, एक भूमिका बताई, जिसमें हमने बताया जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे पवित्र और ऐतिहासिक नदियों में से एक है, जिसे हम अक्सर माँ के रूप में सम्मिलित करते हैं। अब जो गंगा एक्शन प्लान है यानी GAP, इसे 1985 में गंगा नदी की साफ सफाई और संरक्षण के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था। कई सालों से औद्योगिक, घरेलू कचरे और जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो धार्मिक अनुष्ठान के जो कार्य हैं, इसके अलावा अन्य जो मानव की जो गतिविधियां हैं, उसके कारण जो गंगा नदी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी और इसकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसी को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने गंगा एक्शन प्लान को शुरू किया, जिससे कि गंगा नदी में होने वाले जो कचरे हैं, जो प्रदूषण है, उसको रोका जा सके। तो अब हम बात कर लेते हैं
इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो नॉर्मल सी बात है, सरकार ने इसे इसलिए इशू किया जिससे कि जल प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा जन जागरूकता, तो लोगों में गंगा नदी के महत्व को बढ़ाना, एंड इसके अलावा स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक बातों को बताना, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, जिससे कि गंगा नदी को प्रदूषित होने से रोका जा सके। इसके अलावा धार्मिक और जो सांस्कृतिक जो स्थान है उनका संरक्षण करना, यानी जितने भी जो मंदिर हैं और जो धार्मिक स्थल हैं उनमें आसपास में स्वच्छता और जो स्वच्छ जल है उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना। अब अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन के बारे में, इसके निष्कर्ष के बारे में, तो देखिए ये जो गंगा एक्शन प्लान था ये एक बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन गंगा नदी को साफ करने के लिए इसकी स्टार्टिंग तो अच्छी हुई थी लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। एंड इसी रीज़न की वजह से जो गवर्नमेंट है उसने इसे 2014 में दोबारा स्टार्ट किया और इसे नाम दिया नमामि गंगे, और इस तरीके से इस योजना को दोबारा शुरू किया जिससे कि गंगा नदी को साफ किया जा सके और स्वच्छ रखें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रदूषण के अंदर जो हमारा सेकंड टाइप का प्रदूषण होता है वो है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या होता है? तो देखिए वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले जो चेंजेस होते हैं जिनसे मानव और अन्य जीव जंतुओं पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। एंड इससे भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें जो पहला कैटेगरी आती है वो है मानव जनित कारण, जिसके अंदर है ईंधन का जलना, खनन कार्य, बढ़ते उद्योग और परमाणु परीक्षण। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राकृतिक कारण के बारे में तो इसमें है ज्वालामुखी विस्फोट और धूल कण आदि। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानव जनित कारण के बारे में। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था ईंधन का जलना। तो देखिए जो जितने भी जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस होती है, इनके अधिक जलने से प्रदूषण फैलता है जो कि हमारा जो वायुमंडल है उसको प्रदूषित करता है, जिससे जो हमारी वायु है वो दूषित हो जाती है, प्रदूषण हो जाते हैं। जैसे कि आप इन सभी इमेज में देख सकते हो, जिन भी ईंधन का हम यूज़ करते हैं वो कितने ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है खनन कार्य। अब देखिए जो माइनिंग होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जब माइनिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जो धूल कण होते हैं वो वायु में जाके मिल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। एंड इसके अलावा बढ़ते उद्योग, तो जिस तरीके से जो इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है और उसमें जो इंडस्ट्रीज का जो वर्क होता है उसमें काफ़ी सारी जो हानिकारक गैसें निकलती है जो कि हमारे जो वायुमंडल है उसको प्रदूषित करती है। इसके अलावा जो परमाणु परीक्षण करते हैं, जब परमाणु टेस्ट किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, तो आसपास के जितने भी जो पूरा एरिया होता है वो उसे तहस महस कर देता है, जिससे कि वायु प्रदूषण एक हाई लेवल पे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राकृतिक कारणों के बारे में, जिसमें आता है ज्वालामुखी विस्फोट। यानी जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे जो राख, धूल और जो धुआं और लावा आदि जो निकलते हैं उससे वायु प्रदूषण होता है, वो वायु में मिल जाते हैं और वायु को दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है धूल और धुआं। तो पहाड़ियों और चट्टानों से जो धूल और जो आंधी है निकलती है, उनसे वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में। तो इससे भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव और दूसरा है पर्यावरण पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मानव प्रभाव के बारे में 2 पॉइंट है और जो पर्यावरण प्रभाव है इस पर 3 पॉइंट है। तो चलिए एक एक करके इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मानव स्वास्थ्य पर इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। जैसे वायु प्रदूषण की वजह से मनुष्यों, यहाँ तक कि जो पशु पक्षी है उनको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वायु प्रदूषण की वजह से सर्दियों में कोहरा और छाया हो जाता है, जिसकी की वजह से आँखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई और ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वायु प्रदूषण की वजह से मनुष्य में काफ़ी सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारियां, अस्थमा, सर्दी, खांसी एक्सेट्रा ये जो बीमारी है उनकी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़े के कैंसर को खतरा होता है, उसका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण से दिल का दौरा, बीपी कम होना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये मानव शरीर पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण मनुष्यों और जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव डालने के साथ साथ जो हमारे इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ओजोन परत का क्षय यानी ग्लोबल वार्मिंग,
ओजोन परत हमारी पृथ्वी की सतह पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जो कि सनलाइट से, जो सूरज की जो रोशनी है उससे एक यूवी रे निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। और ये जो ओजोन लेयर होती है ये इन यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है। लेकिन अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो इससे क्या होगा, ये जो ओजोन लेयर है इसकी जो परत है ये पतली हो जाती है और इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो हीट करने लगती है, उसका तापमान बढ़ जाता है और ये जो यूवी रेज हैं ये हमें डायरेक्ट इफेक्ट पड़ती है, जिससे कैंसर की जो बीमारी है, जो पेड़ पौधे में कैंसर जैसी बीमारी जो है वो बढ़ जाती है, जिससे पर्यावरण को खतरा होता है। नेक्स्ट अब अगर हम बात कर रहे हैं वो है अम्लीय वर्षा। तो देखिए जब वायु प्रदूषण में जो भी सल्फर ऑक्साइड या नाइट्रोजन है, ऐसी जितनी भी जो जहरीली गैसें होती है ये वायु में मिल जाती है, वायु में मिलकर ये अम्लीय वर्षा करती है, एसिड रेन जिसे हम कहते हैं, जिससे जितने भी जो जलीय जीव जंतु है, जितने भी जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। एंड इसके अलावा सूर्य के प्रकाश को कम करना, वायु प्रदूषण की वजह से सर्दियों में कोहरे और छाया हो जाती है जो कि सूरज के प्रकाश को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो प्रकाश संश्लेषण है उन्हें करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कम हो जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं स्मॉग के बारे में। इस पर आपको शॉर्ट टिप्पणी लिखने के लिए आता है एग्ज़ाम में। तो स्मॉग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है स्मोक और फॉग। स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण ही होता है। स्मॉग वाहनों, कारखानों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषकों से बनता है। स्मॉग के कई स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव हैं। स्मॉग आँख, नाक और गले में जलन जैसी जो बीमारियाँ होती है उनको पैदा करता है। इसके अलावा स्मॉग हृदय रोग, फेफड़े के रोग और कैंसर जैसी जो जोखिम है उनको बढ़ा देता है। स्मॉग पेड़ पौधे और जानवरों को भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और इन पर नेगेटिव प्रभाव छोड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वायु प्रदूषण को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, यानी इसके निवारण क्या है। तो कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई ज़्यादा रखनी चाहिए जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा वायु प्रदूषण के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके ज़्यादा प्रदूषण करने वाले जो गाड़ियाँ हैं उन पर प्रतिबंध लगाकर कारखानों की चिमनियों को फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं और धूम्रपान पर प्रदूषण जो प्रतिबंध लगा के हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। जो ध्वनि प्रदूषण है इसे हम शोर भी कहते हैं, यानी जो अवांछित ध्वनि है, जो अनवांटेड साउंड होता है उसे हम शोर कहते हैं और ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूं कि इन कारणों की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो जैसे बस, ट्रक, स्कूटर, इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा पटाखे जलाने से ध्वनि प्रदूषण होता है एंड बाकी सारे रीज़न से। अगर मैं बात करूँ इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इससे सिर दर्द, नींद ना आना, थकान, चिड़चिड़ापन, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इसकी जो PDF का लिंक है वो मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे अपने दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।